जय हिंद दोस्तों। हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पंचायती राज व्यवस्था में, जिसमें हमने पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और पंचायती राज व्यवस्था में आपको आधुनिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल, उसके साथ साथ हमने पंचायत राज समितियां भी देख ली थी। और जो पंचायती राज समितियां थी वो हम देख रहे थे किस लिए बनाई जा रही थी। इस पंचायती राज को संवैधानिक, स्थानीय जो स्वशासन है, इस स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। तो हमारा अगला जो पार्ट होने वाला है इसका, ये इसी संदर्भ में होने वाला है कि आखिर जो स्थानीय स्वशासन है उसे मिल गया है संवैधानिक दर्जा। तो उसमें हम पढ़ेंगे अब क्या, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। भैया इस 73वें संविधान संशोधन को हम पढ़ना स्टार्ट करें उसके पहले आप लोगों को क्या समझना जरूरी है कि संविधान संशोधन क्या होता है और कानून बनता कैसे है। इस चीज को यदि आप समझ लेंगे तो संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि कानून बनता कैसे है, कानून बनने की क्या प्रोसेस है। कोई भी जो विधेयक होता है या कोई भी जो कच्चा मसौदा होता है वो एक्चुअल में एक्ट बनता कैसे है, उसे हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है, अनुच्छेद 107। इस अनुच्छेद 107 में जो संविधान होता है उसकी जो ड्राफ्टिंग की जाती है, किस प्रकार से उसको ड्राफ्ट किया जाता है, किस प्रकार से उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है, पूरा स्थापन कैसे किया जाता है, इसकी विधि का उल्लेख मिलेगा आपको अनुच्छेद 107 में। तो इस आर्टिकल 107 को आपको याद रखना है। क्या अनुच्छेद 107 है वो कहता है कि विधेयक के पूरा स्थापन करने की विधि क्या है आपको बताता है। ठीक है भैया, इसको आपको याद रखना है। बताइए जरा आर्टिकल 107 क्या कहता है, विधेयक के पूरा स्थापन की विधि आपको बताता है कैसे आप विधेयक को बनाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं अपन, कानून बनता कैसे है ना। तो कानून बनने की प्रोसेस आपको मैं समझाता हूं, अच्छे से देखो जरा ध्यान से। इधर हमारे यहां क्या होता है भैया, कानून बनने के पहले उस कानून का एक कच्चा मसौदा तैयार किया जाता है। ठीक है, कि क्या क्या चीज हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे अधिकारी लोग होते हैं, महान्यायवादी जैसे बड़े बड़े ज्ञाता होते हैं, तो वो सब लोग मिलकर क्या करते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। सबसे पहले क्या किया उन्होंने, उसका ड्राफ्ट तैयार किया। उसका ड्राफ्ट क्या करते हैं, तैयार करते हैं, जिसे हम कहते हैं कच्चा मसौदा। क्या, कच्चा मसौदा उन्होंने तैयार कर लिया। जब वो कच्चा मसौदा तैयार कर लेंगे, अब वो क्या करते हैं, जिससे संबंधित है, जिस विभाग से संबंधित है, उस विभाग के मंत्री जी को कहते हैं कि ले जाइए ये कच्चा मसौदा और जाकर कहां रखिए इसको, लोकसभा या राज्यसभा में। हम जानते हैं हमारे यहाँ संसद के 2 सदन है, कौन कौन से, एक है लोकसभा और एक है क्या, राज्यसभा। ठीक है, मंत्री जी जाते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में भी जाते हैं मंत्री जी। तो चलिए अपन लोकसभा से स्टार्ट करवाते हैं। लोकसभा में गए मंत्री जी और मंत्री जी ने क्या कर दिया, उस कच्चे मसौदे को रख दिया। ठीक है, कच्चा मसौदा रख देते हैं मंत्री जी, उन्होंने क्या कर दिया, इस कच्चे मसौदे को प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, कच्चा मसौदा उन्होंने प्रस्तुत कर दिया भैया। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इस कच्चे मसौदे को प्रस्तुत किया। अब जैसे ही उन्होंने प्रस्तुत किया, उस पूरे के पूरे ड्राफ्ट की एक एक फोटो कॉपी करवा देंगे और सारे मंत्रियों और सारे जो सांसद होते हैं उनके बीच बांट दी जाती है कि आप लोग इसे पढ़ लीजिए, कैसा है ये, आप लोगों को इसको मतदान करके, इस पर चर्चा करके इसको लागू करवाना, हमारे देश के लिए अब इसको कानून बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो प्रस्तुत करते हैं। जैसे ही उन्होंने प्रस्तुत किया, उसके बाद उस पर होती है चर्चा। क्या करते हैं, उस बिल, उस ड्राफ्ट पर क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने के बाद यहां पर होता है मतदान।
मतदान करते हैं सारे के सारे सांसद मिलकर, कोई उसके पक्ष में मत डालता है, कोई उसके विपक्ष में मत डालता है। जब मतदान हो जाता है उसके बाद कहते हैं कि क्या हो गया है, पारित हो गया, एक सदन से पारित हो गया, ऐसे कहते हैं एक सदन से पारित हो गया। मान लीजिए वह पारित हो गया लोकसभा से। जैसे हम कहें कि जो रक्षा मंत्रालय है ना, रक्षा मंत्रालय, यदि हम बात करें भी रक्षा मंत्री कौन है हमारे, राजनाथ सिंह जी है, तो रक्षा मंत्रालय से संबंधित ही कोई कानून पास करना है तो उसका ड्राफ्ट तैयार किया, राजनाथ सिंह जी आते हैं लोकसभा में लेकर, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इसे प्रस्तुत किया, प्रस्तुत करने के पश्चात क्या करेंगे, इस पर पूरे सदन में चर्चा होने वाली है। चर्चा हो गई भैया, अब क्या करेंगे, उस पर मतदान करेंगे, कोई पक्ष में वोट डाल रहा है, कोई विपक्ष में, किसी को जम रहा है, किसी को नहीं जम रहा है, ठीक है। और उसके बाद जब वो उस पर वोटिंग हो जाती है, वोटिंग होने के पश्चात देखा जाता है वो क्या हो जाता है, पारित हो जाता है, ठीक है। ज्यादा पक्ष में वोट डालते हैं तो वो पारित हो जाता है, फिर हम कहते हैं कि लोकसभा से क्या हो चुका है, पारित हो गया है। अब इसको कहां भेजा जाता है, राज्यसभा में भेजते हैं। राज्यसभा में भी सेम प्रोसेस को अपनाया जाता है, उसे प्रस्तुत किया जाता, वहां पर भी चर्चा होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अपन बात कर रहे थे ना 1989 में मैंने आपसे कहा था क्या, कि जो स्थानीय स्वशासन है उन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए पी.के. थुंगन समिति की सिफारिश पर पहला संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं मिल पाने के कारण वो पास नहीं हो पाया। तो राज्यसभा में यदि उसे बहुमत मिल जाता है तो क्या हो जाता है, राज्यसभा में भी पास हो जाता है। अब राज्यसभा में पास होने के बाद क्या होगा, वो कानून बन गया क्या, नहीं भैया नहीं, राज्यसभा में पास हो जाने के पश्चात ही कानून नहीं बनेगा। दो सदन में तो पास हो गया है, लेकिन हमारे यहां हम कहते हैं जो संसद है, संसद के कितने अंग है, संसद के तीन अंग है, कौन कौन से, पहला लोकसभा, राज्यसभा और उनके साथ ही साथ है कौन, राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये हो गया क्या, राष्ट्रपति के पास भी अब जाएगा, इसे अब कहते हैं जो पारित होके जाएगा इसे कहते हैं बिल। क्या कहते हैं इसको, बिल या विधेयक। यदि इस विधेयक पर राष्ट्रपति जी, देखो राष्ट्रपति जी के क्या क्या अधिकार है, राष्ट्रपति जी चाहे तो इस पर साइन कर देंगे, राष्ट्रपति जी को लगा कि नहीं इस पर अभी और विचार विमर्श करना चाहिए तो पुनः विचार के लिए भेज देते हैं कि अभी आप इस कानून को लागू करने से पहले थोड़ा और विचार कर लीजिए, थोड़ा और सोच लीजिए, तब हम इस कानून पर क्या साइन कर देंगे। तो राष्ट्रपति जी चाहे तो पुनः विचार के लिए भेज देते हैं, राष्ट्रपति जी चाहे तो आपका क्या कर सकते हैं, इसमें साइन भी कर सकते हैं। एक और शक्ति होती भैया राष्ट्रपति के पास, क्या होती है, अरे वो चाहे तो जेबी वीटो का यूज कर सकते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है पहला जेबी वीटो यूज करने वाले राष्ट्रपति कौन, अरे याद करो ज्ञानी जेल सिंह। किसने यूज किया था, ज्ञानी जेल सिंह ने यूज किया था जेबी वीटो का, ठीक है। तो राष्ट्रपति जब इस पर साइन कर देते हैं तो ये बन जाता है क्या, कानून। इसी को हम कहते हैं क्या, एक्ट। कानून बन गया, इसी को हम कहते हैं एक्ट। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कानून कैसे बनता है। पहले इसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, उसके पश्चात इसे लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक सदन में पेश किया जाता है, ठीक है। उसके पश्चात इस पर चर्चा होती है, वहां पर मतदान होता है, मतदान होने के पश्चात ही यह क्या होता है, पारित होता है, ठीक है भैया। एक सदन में पारित हो गया, फिर इसे दूसरे सदन में ले जाया जाता है, दूसरे सदन में भी सेम प्रोसेस करते हैं, सेम प्रोसेस से यदि पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, यदि राष्ट्रपति ने उसे पास कर दिया तो उसे कानून मान लिया जाता है, राष्ट्रपति उसे पुनः विचार के लिए भेज देते हैं, तो वहां पर लोकसभा और राज्यसभा में उस पर वापस पुनः विचार करना पड़ता है। राष्ट्रपति जेबी वीटो का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो कुछ कुछ कानून क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जिन्हें सीधा सीधा आप राज्यसभा या लोकसभा में नहीं, सिर्फ ऐसे कानून होते हैं जिन्हें आपको या तो राज्यसभा से ही स्टार्ट करवाना होगा या तो फिर आपको लोकसभा से ही स्टार्ट करवाना होगा, ठीक है। तो ऐसे कानून आप जानिए जिन्हें आप लोकसभा से ही स्टार्ट करवाएंगे। कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसको कहां से स्टार्ट करवाना पड़ेगा आपको, लोकसभा से ही। तो बजट से संबंधित यदि कोई भी कानून हुआ
तो उस कानून को आपको कहां पेश करना होगा? सबसे पहले लोकसभा में उसे प्रस्तुत करना होगा। कोई भी धन विधेयक हुआ, धन विधेयक से संबंधित यदि कोई कानून हुआ तो उसे भी आप कहां? लोकसभा में पेश करेंगे। वित्त विधेयक से संबंधित कोई कानून हुआ तो उसे भी कहां पेश करना पड़ेगा? पहले लोकसभा में पेश करना पड़ेगा। बजट, धन, वित्त, देखो भैया जो भी पैसे वाली बात चल रही ना, सारी कहां से स्टार्ट हो रही है? लोकसभा से। अरे थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइए, लोकसभा में क्यों? लोकसभा किसका सदन है? हमारा। हम वहां पर जनता को सीधा चुनकर, प्रत्यक्ष रूप से चुनकर भेजते हैं, है ना, लोकसभा में। तो यहीं से स्टार्ट कर दे। क्यों? पैसा तो जनता का है, इसलिए कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? लोकसभा से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ध्यान दो जरा, राज्यसभा से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से बिल होते हैं जिन्हें पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है? यदि उनकी हम बात करें तो कौन कौन से होंगे? सबसे पहले अखिल भारतीय सेवा। कौन सी? अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा से संबंधित, इस अखिल भारतीय सेवा का यदि मैं पूछूं आप लोगों से कौन से आर्टिकल में उल्लेख है, तो 312। अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख मिलेगा आपको अनुच्छेद 312 में। क्या होती है ये अखिल भारतीय सेवाएं? इसको भी बड़ा ध्यान से सुनना। ऐसी सेवा जिनका चयन तो कौन करती है? केंद्र सरकार, है ना, जिनकी सेवा के लिए चयन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन उन लोगों की सैलरी, वो लोग कार्य कहां करते हैं? राज्य सरकार के अंतर्गत। आप लोग देखते हैं ना, जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस होते हैं, किसके अंतर्गत? राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो अखिल भारतीय सेवाओं को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये अखिल भारतीय जो सेवा है, इनसे रिलेटेड यदि कोई भी कानून पास करना है तो उसे पहले राज्यसभा में पेश करना होगा। ठीक है, अगला आता है आपका राज्य सूची के विषय में। जो राज्य सूची होती है, राज्य सूची के विषय में कोई भी कानून बनाना होगा तो वो कहां से स्टार्ट होंगे? राज्यसभा से। अरे राज्य और राज्यसभा, राज्य सूची के विषयों का उल्लेख मिलेगा आपको 249। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 249। एक बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन आप लोगों को बताता मैं, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है, इन उपराष्ट्रपति पर यदि महाभियोग लगाया जाए, क्या? उपराष्ट्रपति पर जब महाभियोग की बात आती है तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से स्टार्ट होगा? उपराष्ट्रपति पर महाभियोग स्टार्ट होगा कहां से? अरे राज्यसभा से स्टार्ट होगा। क्यों? जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट करके, उपराष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया ना, कौन कौन से ऐसे कानून होते हैं जो पहले आपको लोकसभा में पास करवाने हैं, कौन से पहले राज्यसभा में? बताओ तो जरा, लोकसभा वाले जल्दी से बताओ कौन कौन से होंगे? लोकसभा वाले बजट से संबंधित, दूसरा आप बताएंगे कौन सा? वित्त विधेयक से संबंधित, और तीसरा आप बताएंगे धन विधेयक से संबंधित। ठीक है, राज्यसभा की यदि हम बात करें तो अखिल भारतीय सेवाएं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 312 में किया गया है। दूसरा यदि राज्य सूची के विषय, कौन से? राज्य सूची के विषय पर कोई भी कानून बनाना हुआ तो उसकी स्टार्टिंग कौन करेगा? राज्यसभा करेगा। आर्टिकल 249। उपराष्ट्रपति पर यदि क्या महाभियोग लगाया जाए तो इसकी स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए? राज्यसभा से होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं यही राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं दोनों सदनों में से, लोकसभा और राज्यसभा, ये जो लोकसभा और जो राज्यसभा है, इन दोनों में से स्थायी सदन कौन है? आप बताओ जरा, लोकसभा स्थायी सदन है या राज्यसभा स्थायी सदन है? तो इन दोनों में से जो लोकसभा होती है, ये लोकसभा अस्थायी सदन है। कैसी है? अस्थायी सदन है। और जो राज्यसभा है कैसी है? स्थायी सदन है। ठीक है,
लोकसभा कैसी है, अस्थाई है, और राज्यसभा कैसी है, स्थायी सदन है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती है, इसलिए इसे कहा जाता है क्या, स्थायी सदन। अब बताओ जरा, कोई कानून है जो लोकसभा से पास हो गया है, कहां से, लोकसभा से पास हो गया है, उसे भेजा गया है कहां पर, राज्यसभा में। राज्यसभा में उस कानून को भेजा गया है और कुछ समय पश्चात ये पास नहीं किया है। ठीक है, लेकिन कुछ समय पश्चात लोकसभा क्या हो गई है, भंग हो गई है, लोकसभा भंग हो गई और ये कानून पास नहीं हुआ है। अब आप लोग बताइए कि क्या इस कानून को लोकसभा से पास माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि मैं आपसे पूछूं राज्यसभा में कोई कानून पास हो गया है, उसे लोकसभा में भेजा गया है। ठीक है, राज्यसभा से पहले कोई कानून पास कर लिया गया है और उसे लोकसभा में भेजा गया है। ठीक है, और ये लोकसभा क्या हो गई है, भंग हो गई है। ठीक है, तो क्या राज्यसभा से वो कानून पास माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। अरे भैया देखो, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, क्या, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती, तो इस कानून को राज्यसभा से तो पास माना जाएगा, नई लोकसभा आएगी और पास कर देगी। लेकिन यदि इस लोकसभा ने कानून बना दिया और बनाकर राज्यसभा तक भेज दिया और ये लोकसभा क्या हो गई है, भंग हो गई है, तो इस कानून को लोकसभा, जो नई लोकसभा आएगी ना, उस नई लोकसभा को वापस से पास करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अपन धीरे धीरे पहुंचते हैं 73वें संविधान संशोधन की ओर, है ना। इस 73वें संविधान संशोधन की ओर पहुंचे उसके पहले आप लोगों को पहले ये तो पता हो भैया संविधान संशोधन क्या होता है। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन क्या होता है। ठीक है, संविधान संशोधन की यदि हम बात करें तो आप लोग बताइए जरा, संविधान संशोधन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, बताओ जरा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। तो संविधान संशोधन का जो उल्लेख किया गया है वो कौन से अनुच्छेद में, आर्टिकल 368, 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। अब आप बताएंगे मुझे संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, किस देश से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। अरे भैया याद करो, कौन सा, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम है ना, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है, लेकिन हमेशा वर्ल्ड कप हार जाती है, वर्ल्ड कप में फाइनल तक भी पहुंच जाती है लेकिन वो हार जाती है। तो इस साउथ अफ्रीका की टीम को अपने गेम में क्या, थोड़ा संशोधन करने की जरूरत है और उसको थोड़ा सीखने की जरूरत है, संशोधित करना है उस गेम को। तो वहां से आप कनेक्ट करके याद रख लेंगे किसको, संविधान संशोधन को। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूछे आप लोगों से कहां से ली गई है, तो वो ली गई है साउथ अफ्रीका से। ठीक है, अगला अपन पढ़ते हैं संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संविधान संशोधन की यदि हम बात करें तो संविधान संशोधन कितने, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहले होता है साधारण बहुमत से या साधारण संविधान संशोधन। फिर अगला होता है विशेष बहुमत से। कौन सा होता है, विशेष बहुमत से। एक होता है विशेष प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति इसमें होना जरूरी है। आधे से अधिक राज्य की सहमति इसमें होना जरूरी होता है। तो भैया ध्यान रखना, संविधान संशोधन कितने, संविधान संशोधन का उल्लेख आप लोगों से पूछे कौन से आर्टिकल में, 368 में है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, साधारण, उसके बाद विशेष बहुमत और विशेष प्लस आधे से अधिक राज्य भी इसमें शामिल होना चाहिए। इस साधारण बहुमत की यदि हम बात करें तो 50+1 यदि यहां पर आपको बहुमत मिल जाता है तो उस संविधान संशोधन हो जाता है। ठीक है, विशेष बहुमत की यदि हम बात करें तो इसे विशेष क्यों कहा गया। अब बताओ जरा, साधारण के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा। साधारण
संविधान संशोधन की यदि हम बात करें तो भैया मान लीजिए कोई भाषा है, किसी भाषा को ऐड करना है, ठीक है, तो उसमें आप साधारण संविधान संशोधन लगा दीजिए। कैसा? साधारण संविधान संशोधन से भाषा को आप ऐड कर सकते हैं। भाषा के बाद यदि हम बात करें किसी राज्य को मिलाना है तो राज्य को आप मिला सकते हैं, ठीक है। किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है तो नाम देखो संविधान संशोधन तो करना होगा, लेकिन ऐसे संविधान संशोधन करना है जिससे ज्यादा कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यदि अपन बात करें साधारण संविधान संशोधन की तो साधारण बहुमत से होने वाला जो संविधान संशोधन होता है इसका उल्लेख 368 में मिलता ही नहीं है, ठीक है। 368 में तो सिर्फ इन दोनों का ही उल्लेख आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो साधारण संविधान संशोधन से ऐसे संविधान संशोधन हो जाते हैं, भाषा को आप ऐड कर सकते हो, किसी राज्य का नाम बदल सकते हो, किसी राज्य को अन्य राज्य में शामिल करना, किसी राज्य को आप लोग को विदेश का कोई राज्य है कि विदेश का कोई क्षेत्र है उसे भारत में शामिल करना है, तो ऐसे काम आप लोग कर सकते हो साधारण संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। अब दिक्कत तो यहां आती है कहां? विशेष बहुमत में। अरे विशेष बहुमत को विशेष क्यों कहा गया? क्योंकि ये विशेष है, इसमें 2/3 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। देखो सरकार तो बन जाती है बड़ी आसानी से, आपको 50+1 यदि है आपका तो आपको सरकार बन जाएगी, ठीक है, सरकार तो बन जाती है, लेकिन दिक्कत कहां आती है? विशेष बहुमत में। इसीलिए तो चाहते हैं क्या, ज्यादा से ज्यादा सीट लेकर आएंगे तो हमको कानून बनाने में, संविधान संशोधन करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो 2/3 का मतलब क्या होता है? 66%। 66% वोटिंग होना जरूरी है। मान लीजिए 543 जो है सांसद है, इन 543 सांसद लोकसभा की यदि हम बात करें, इनमें से 2/3 बहुमत होना जरूरी है। तो 2/3 कितना हो जाएगा इसका? 3 से इसको काट दीजिए, 362 है ना। एक ही पार्टी के कितने, कम से कम 362 वोट यदि पक्ष में डलेंगे तभी तो क्या होगा, वो संविधान संशोधन माना जाएगा। अब बताओ जरा विशेष बहुमत हम कहां लगाएंगे? विशेष बहुमत की यदि हम बात करें तो विशेष बहुमत कहां लगाना पड़ेगा आपको? किस प्रकार के कानूनों को लागू करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी? अरे देखो जरा, हमारे जो मौलिक अधिकार है, इन मौलिक अधिकारों में यदि सरकार कुछ चेंज कर देगी तो आप लोग कहा जाएंगे सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो मौलिक अधिकार क्या है? बहुत आवश्यक है। तो इनमें यदि कोई संशोधन करना है तो बहुत ज्यादा सहमति चाहिए। तो मौलिक अधिकार जैसे या मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरा यदि मैं कहूं आपसे तो DPSP, क्या? राज्य के जो अपने नीति निर्देशक तत्व हैं, इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यदि संशोधन करना है तो उसके लिए भी आपको कैसे संविधान संशोधन की आवश्यकता लगेगी? विशेष बहुमत वाले संशोधन की आवश्यकता लगेगी, ठीक है। अरे देखो जरा, आप लोगों को पता है ना, अपन DPSP की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 40 कौन सा? अनुच्छेद 40 किसका उल्लेख है इसमें? पंचायत का। किसका उल्लेख है? पंचायत का। पंचायत किसके अंतर्गत आती है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आती है पंचायत, ठीक है भैया। पंचायत आती है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो यदि यहां पर संशोधन करना है, सोचो जरा 73वां संविधान संशोधन हुआ होगा तो कौन सा संविधान संशोधन? साधारण, विशेष या विशेष प्लस आधे राज्य से, तो विशेष बहुमत से इसको पास करना होगा ना। क्यों? 73वां संविधान संशोधन इधर हो रहा है, नीति निर्देशक तत्वों में हो रहा है, इसलिए इसको कैसे? विशेष बहुमत से पास करना हुआ होगा, ठीक है। अगला यदि हम बात करें विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्य का, ठीक है, विशेष भी होना चाहिए और कैसे होना चाहिए? आधे से अधिक राज्यों के साथ में उसे, तो ऐसा कानून, ऐसा संशोधन जिसमें राज्य का भी हित छुपा हो। ऐसे कौन कौन से कानून होंगे भैया? तो ऐसे कानूनों की यदि हम बात करें तो GST सबसे पहला कानून। कौन सा? GST। इस GST में यदि GST लाना था, ठीक है, मनमोहन सिंह भी ला सकते थे GST, ठीक है। मोदी जी क्यों लेकर आए GST? उन्होंने पहले क्या करा? पूरी कोशिश की, राज्य में गए, बहुत सारे राज्यों में जा जाकर भी अपनी सरकार बनाने की कोशिश की, ठीक है। उन्होंने राज्यों में भी सरकार बना ली। तो उन्होंने जब राज्यों
में भी सरकार बना ली, तब वो क्या हुए सक्सेस इस जीएसटी को पास कराने में। तो उन्होंने क्या करा, पहले तो विशेष बहुमत से पारित करा लिया और उसके बाद में किससे, आधे से अधिक राज्यों से भी उन्होंने क्या करवा लिया है, पारित करवा लिया, तब जाके जीएसटी एक्ट, जीएसटी कानून बना है। ठीक है, जीएसटी कानून कब बना आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे, और कौन सा संविधान संशोधन किया गया है ये भी आप लोग बताएंगे। ठीक है, दूसरा यदि हम बात करें विशेष प्लस आधे से अधिक राज्यों में, और कौन से आते हैं, अरे समवर्ती सूची के विषय, कौन से, समवर्ती सूची के विषय। समवर्ती सूची किसे कहते हैं, ऐसे कानून जिस पर, ऐसे विषय जिस पर राज्य सरकार भी कानून बनाती है और संघ सरकार भी कानून बनाती है। तो ऐसे सारे के सारे जो विषय होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को संविधान संशोधन की प्रक्रिया और जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को 73वां संविधान संशोधन अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन की अपन बात करते हैं। चलिए, 73वें संविधान संशोधन की यदि हम बात करें तो 73वां जो संविधान संशोधन है किससे संबंधित है भैया, ये स्थानीय स्वशासन से। किससे संबंधित है, स्थानीय स्वशासन से, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। यह 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया, लोकसभा की यदि हम बात करें, देखो कैसे आप लोग डेट याद रखेंगे, मैं आपको डेट याद करवा देता हूं। आप लोगों को पता है, चलो थोड़ा पॉलिटी से अपन जाते हैं ज्योग्राफी में। आप लोगों को पता है ये कौन सी रेखा, कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है, ये विषुवत रेखा। ये कौन सी है, कर्क रेखा। और ये कौन सी रेखा है, मकर रेखा। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और ये है मकर रेखा। ठीक है भैया, 21 जून को, कब, 21 जून को सूर्य चमकता है सीधा कहां पर, कर्क रेखा पर। उसके आगे आप 3 मंथ गिनिए, जून से जुलाई, अगस्त और सितंबर। या जब 23 सितंबर आता है ना, 23 सितंबर, इस 23 सितंबर को सूर्य सीधा चमकता है कहां पर, विषुवत रेखा पर। 23 सितंबर से फिर आगे बढ़ेंगे, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो 22 दिसंबर, कब, इस 22 दिसंबर को सूर्य सीधा चमकता है कहां पर, मकर रेखा पर। तो इस 22 दिसंबर को आप लोग याद रख लेंगे, दोनों मकर रेखा पर सूर्य सीधा कब, 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर के बाद कौन सी डेट आती है बताओ जरा, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च। तो 21 मार्च, 21 मार्च को वापस सूर्य कहां सीधा चमकता है, विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। और आप लोगों को पता होगा इन दोनों डेट को क्या, दिन और रात बराबर होते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। ये अपन ज्योग्राफी का विषय है, ज्योग्राफी में देखेंगे। ये आपको क्यों बताया मैंने, यहां पर मकर रेखा पर सीधा कब चमकता है, 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर की डेट ही मेरा उद्देश्य था आपको याद करवाना। याद कर लो जल्दी से, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर है ना, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर 1992, कब, 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पास कर दिया गया कौन सा, 73वां संविधान संशोधन हेतु कौन सा, स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए लोकसभा में पास कर दिया गया यह विधेयक 22 दिसंबर 1992 को। अगली हम बात करें राज्यसभा में, तो राज्यसभा में कब पास किया गया, इसके अगले दिन ही पास कर दिया, 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर 1992 को। फिर यदि हम बात करें इस पर राष्ट्रपति महोदय ने कब साइन किए, राष्ट्रपति महोदय साइन करेंगे तब तो ये कानून बनेगा, ऐसे तो कानून बनने वाला नहीं है, है ना। अभी मैंने आप लोगों को समझाया, लोकसभा में प्रोसेस हुई होगी, फिर राज्यसभा में प्रोसेस हुई होगी, उसके बाद कहां जाता है ये राष्ट्रपति महोदय के पास। तो राष्ट्रपति जी ने थोड़ा लेट किया, कितना, 20 अप्रैल, कब किया इसको, 20 अप्रैल 1993, है ना। ये डेट आप लोगों को याद रखना, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति महोदय ने इसको
कानून बना दिया, इस पर साइन कर दिया, राष्ट्रपति जी ने साइन कब याद कर लेंगे, लोकसभा में कब 22 दिसंबर, राज्यसभा में कब 23 दिसंबर 1992, 1992 का सन भी आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रपति जी ने कब 20 अप्रैल अगला साल ला दिया 1993 में। देखो दिसंबर में, दिसंबर के बाद अगला साल आता ही है, तो 1993 में। अब देश में लागू कब, देश में लागू कब, राष्ट्रपति जी ने साइन किए उसके 4 दिन बाद की यदि हम बात करें तो 24 अप्रैल, कब 24 अप्रैल 1993 में, है ना। 24 अप्रैल 1993 में ये 73वां संविधान संशोधन विधेयक कहां हो जाता है, कानून बनकर देश में लागू हो जाता है। ठीक है भैया, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। 22 दिसंबर को लोकसभा में, 23 को राज्यसभा में, 20 अप्रैल को राष्ट्रपति जी की सहमति, उसके बाद 24 को देश में लागू कर दिया गया। अब बताओ जरा उस समय राष्ट्रपति कौन थे जब इसको लागू किया गया था, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति का नाम भी आप लोग नोट कर लीजिए। उस समय राष्ट्रपति थे कौन, शंकर दयाल शर्मा जी। कौन थे, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा कौन थे, शंकर दयाल शर्मा थे उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री यदि आपसे कोई पूछ ले कि 73वां संविधान संशोधन जब पास किया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे उस समय प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके 1992 की बात चल रही है ना, कब हुआ है 73वां संविधान संशोधन, 1992 में, तो उस समय कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, अब आप लोगों से यदि कोई पूछ ले बताओ जरा इस 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में क्या जोड़ा गया, तो इसके तहत संविधान में भाग 9 क्या जोड़ा गया है, संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए यदि आप लोगों से पूछ ले तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए 243 ए से लगाकर ओ तक, कहां तक, 243 ए से लगाकर ओ तक आर्टिकल जोड़े गए। अरे ए से ओ तक कहां तक हो जाएगा, 15। आप याद करते हो ना, ईजोटी रीजनिंग के लिए याद करते हो या नहीं, ई 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी कितने 20 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे, तो ए से ओ तक कितने हो जाएंगे, 15 और एक 243 खुद, टोटल कितने आर्टिकल हो गए हैं, 16 आर्टिकल। तो ये आर्टिकल 243 ए से ओ तक जोड़ा गया किसके तहत, इस 73वें संविधान संशोधन के तहत। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि जो पंचायत होती है, ये पंचायत किस सूची का विषय है, राज्य सूची, संघ सूची या समवर्ती सूची, तो आप लोगों को ध्यान रखना है पंचायत जो होती है वह राज्य सूची का विषय होती है। किसका, राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखेंगे, राज्य सूची का विषय है क्या, पंचायत। ठीक है भैया, अगला यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि जो पंचायत होती है उसमें पंचायत में कितने विषयों को डाला गया है, तो पंचायत में 29 विषयों की चर्चा की गई। पंचायती राज में कितनी, 29 विषयों की चर्चा की गई है। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, यदि आप लोगों से पूछ ले मध्य प्रदेश में पंचायती, मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है ना, एमपी की एग्जाम आप लोग देने वाले हो तो एमपी का भी आप लोगों से पूछ लेंगे, मध्य प्रदेश की विधानसभा में कब लाया गया इस बिल को, तो 30 दिसंबर, कब, 30 दिसंबर 1994 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में इसे 1993, ठीक है, 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में इसे पेश किया गया और 25 जनवरी, कब, 25 जनवरी 1994 को इसे मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन को 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया। कब इसको मध्य प्रदेश की विधानसभा में कब लाया, 30 दिसंबर 1993 को और 25 जनवरी 1994 को इसे लागू कर दिया जाता है मध्य प्रदेश में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से आप लोग मुझे आंसर बता दीजिए, पंचायती राज में कितने विषयों को शामिल किया गया है, बताओ तो जरा, पंचायती राज में कितने विषय, बताओ जल्दी से, पंचायती राज में कितने विषय, तो 29 विषय। भैया पंचायती राज में कितने विषय हैं, 29 विषय। बताओ तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर। अरे क्या हो रहा है,
पंचायती राज में कितने विषय हैं? 29 विषय है। ठीक है, आप लोगों से पूछें लोकसभा में कब पारित किया गया था? लोकसभा में जल्दी से बताइए। 22 दिसंबर 1992। कब? 22 दिसंबर 1992। राज्यसभा की यदि हम बात करें तो राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992। राष्ट्रपति ने साइन कब किए? राष्ट्रपति ने साइन कब किए हैं भैया, जल्दी बताओ। 20 अप्रैल। कब? 20 अप्रैल 1993। लागू कब किया इसे भारत में, पूरे देश में लागू कब माना जाता है? 24 अप्रैल। कब से? 24 अप्रैल 1993। आप लोग बताएंगे कौन कौन से आर्टिकल इसमें जोड़े गए? 243A से O तक के आर्टिकल इसमें जोड़े गए। अब बताओ जरा कितने विषय हैं इसमें? 29 विषय। कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग नंबर 9 जोड़ा गया। मध्य प्रदेश में कब? मध्य प्रदेश में इसे पारित कब किया? 30 दिसंबर 1993। 30 दिसंबर 1993 को एमपी में। अब आप लोग बताएंगे एमपी में लागू कब? 25 जनवरी। कब? 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश में लागू किया गया। तो इतना आप लोगों को डाटा याद रखना है। मैं आप लोगों से बार बार पूछता रहूंगा तो इससे आपको क्या हो जाएगा, जल्दी से याद हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, आगे का अपन कल पढ़ेंगे। इस 73वें संविधान संशोधन को कल पढ़ेंगे। आप लोग बिल्कुल एक एक चीज को अपने नोट्स में लिख के रखेंगे। ठीक है, एग्जाम टाइम में बस आपको रिवाइज करना है और अभी भी मैं आपको लगातार रिवाइज करवाता रहूंगा। ठीक है भैया, चलिए एक बार और आप लोग मुझे बता दीजिए, तो जरा बताइए एक बार और। पिछली क्लास का क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ पीके थुंगन समिति कब बनी थी? याद करो 1988। कब? पीके थुंगन समिति। जीवीके राव समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दी थी? 4 स्तरीय। कितना? जीवीके राव कितना स्तरीय? 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दी जीवीके राव ने। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? बताओ जरा। बलवंत राय मेहता समिति कमेंट करके बताएंगे आप लोग। मैंने कितनी बार आप लोगों को याद करवा दिया है। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब रखी थी? 24 नवंबर। कब? 24 नवंबर 1957 में। कार्नवालिस एक्ट कब? 1793 का। कार्नवालिस एक्ट कब? 1793। सभा शब्द का यूज बताओ कितनी बार? 8 बार। याद रखेंगे सभा का कितनी? 8 बार। समिति का पूछे तो 9 बार, है ना। इसको मैंने चेंज करवा दिया है टेस्ट में आप लोगों को। ठीक है, सभा शब्द का 8 बार, समिति शब्द का 9 बार। सभा में जो पुरुष शामिल होते थे उन्हें सभे कहते थे। क्या कहते थे? उन्हें सभे कहते थे। और इन्हें स्त्रियों को सभावती कहा जाता था। सभावती किन्हें कहते थे? स्त्रियों को कहते थे। शिवाजी के समय में जो गांव का प्रधान होता था उसे पाटिल कहा जाता था। क्या कहते थे? उसे पाटिल कहते थे। सबसे पहले हमें किस काल में, सबसे पहले बताओ जरा हमें किस काल में पंचायत जो स्थानीय शासन देखने को मिलती है? स्थानीय शासन की व्यवस्था चोल काल में। किस काल में देखने को मिलती है? चोल काल में मिलती है। ग्राम शब्द का उल्लेख कहां मिला था आपको? वेदों में मिला था। इसके जो प्रमुख होते थे उसे क्या कहते थे? ग्रामणी कहा जाता था। क्या कहते थे उसको? ग्रामणी कहते थे। तो आप लोग डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज। एक क्वेश्चन और बता दो जरा मुझे। जो जीवीके राव समिति थी, इस जीवीके राव समिति को किसकी सिफारिश पर बनाया गया था? जीवीके राव समिति को किसकी सिफारिश पर? जल्दी से बताओ किसकी सिफारिश पर? योजना आयोग। मैंने आप लोगों को बताया था योजना आयोग की स्थापना कब? योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। योजना आयोग के स्थान पर अब क्या बना दिया गया है? नीति आयोग बना दिया गया है। इस नीति आयोग का पूरा नाम क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की यदि हम बात करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी। इसके यदि हम बात करें सीईओ कौन है? तो सीईओ इसके परमेश्वर अय्यर है। ठीक है, तो इतनी सारी की सारी चीजें आपको याद करनी है। मैंने आपको सारा नोट करवा दिया है। ठीक है भैया, धन्यवाद आप लोगों का।